Assalamu alaikum everyone. This is our first past paper class, past paper for paper 2 class. हमारी ये पास पेपर की चूंकि फर्स्ट क्लास है और अभी हम ये प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं और फिर जाहिर है कि ये थ्रू आउट द सेशन चलेगा। पास पेपर ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, आहिस्ता आहिस्ता हम इसका टाइम बढ़ाएंगे, क्लासेस बढ़ाएंगे। जो पास पेपर्स हैं एक्चुअली उनके लिए मैंने आपको दो बुक्स का रेफरेंस दिया था। एक तो वो पर्पल से कलर की बुक है, वो खरीदनी है। उसका एक ऑल्टरनेट भी एक बच्चे ने बताया था, रीड एंड राइट के नाम से, वो भी अच्छी बुक है, वो ले लें भले। लेकिन पेपर वन मुझे बेसिकली पर्पल बुक से ना पेपर वन कवर करने हैं। आपके पास ईयरली पास पेपर होने चाहिए जिसके आप ऊपर लिख सको, जिसके साथ मार्किंग स्कीम हो, वो बुक सबसे अच्छी होती है। पेपर टू को मैं आज से शुरू कर रहा हूँ और अभी हमने चूंकि हमारा अभी वैसे तो करंट का चैप्टर चल रहा है, तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिससे हम शुरू करेंगे। आप सब रजिस्टर के, जो आपका फिजिक्स का रजिस्टर है, जो आप रेगुलर नोट्स बनाते हो उसमें मत लिखिएगा, उस रजिस्टर के आखिर में ये रूल्स लिख लीजिएगा। ये छोटे छोटे रूल्स हैं बट आप इसको मेन लाइन में मत लिखिएगा। रजिस्टर के आखिर में आपके पास नोट सेक्शन सा बन जाएगा और वहां पर आप हेडिंग डाल दो पेपर टू थ्योरी क्वेश्चंस। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस हैं न्यूमेरिकल्स के लिए मैं उसको रख रहा हूं। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस हैं मैं उसको रख रहा हूं। आंसर मस्ट कंटेन द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज द क्वेश्चन। इसको तुम आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट बनाओ। ठीक है, आज का पहला कॉन्सेप्ट बनाओ कि जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, जब भी तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो तुम याद रखो कि तुम्हारे आंसर में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जो तुम्हारे आंसर में सिग्फिग होते हैं, वो उतने ही होने चाहिए जितने के क्वेश्चन में है। बहुत सारे लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर में कंफ्यूजन होती है, तो मैंने उसको ना बोर्ड पे स्क्रीन पर एग्जांपल से शो किया है। जैसे लिखा हुआ है 2.0। अब 2.0 में 2.0 में दो सिग्निफिकेंट डेसिमल के बाद वाला जीरो काउंट होगा। नीचे आओ तो 0.25, उसमें जीरो काउंट नहीं होगा क्योंकि डेसिमल से पहले, अगर डेसिमल से पहले जीरो लिखा हुआ है, खाली जीरो, तो आप उसको काउंट नहीं करोगे। इस तरह 0.05 में वन सिग फिग है। 500, बहुत सारे लोग समझते हैं कि 500 में तीन सिग फिग होंगे, लेकिन अगर जीरो जीरो पे चलता जाए और जीरो ही पे खत्म हो तो उस जीरो को काउंट नहीं करते। लेकिन 501, चूंकि बीच में जीरो है, आखिर में नॉन जीरो आ गया, तो आप उसको काउंट करोगे। ये आप जो देख रहे हो, ये आज का पहला कॉन्सेप्ट है। ये वाली पूरी स्क्रीन कॉपी होगी। मैंने पहले बता दिया कि रजिस्टर के आखिर में कॉपी करिएगा, मेन जो नोट्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करिएगा।
ठीक है, ये आज का पहला कॉन्सेप्ट बन गया जो आपने स्क्रीन से कॉपी किया। देखो कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, जब तुम सॉल्व करो तो आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने के क्वेश्चन में है। It is necessary to show the formula. Number three, it is necessary to write SI unit until the question says else. होता क्या है कि एग्जामिनर आपको जब सवाल देगा तो वो प्रिफर करेगा कि अक्सर आजकल वो यूनिट खुद भी लिखता है, तो आपको ख्याल रखना है कि प्रिफरेबल यूनिट एसआई यूनिट होती है। जो यूनिट्स प्रिफरेबल होती हैं वो एसआई यूनिट्स होती हैं। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। ठीक है, अब आपने जब इसको देखा तो ये मैंने आपको दो रूल्स कॉपी करवाए। ये बेसिकली हमारी तैयारी है, वी आर प्रिपेयरिंग टू मेक आवर पैटर्न फॉर द वी आर मेकिंग अ पैटर्न फॉर स्टडिंग पेपर टू क्वेश्चंस। और पेपर टू के लिए हम कुछ रूल्स बना रहे हैं जो आप रजिस्टर के आखिर में लिखिएगा। If you do not know the answer of a particular part and this part is linked with the following part, you can assume any value and use it in the succeeding part. ये ओ लेवल का बहुत पावरफुल टूल है जो ओ लेवल के मेन सब्जेक्ट्स में होता है। आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। जो क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, अब अगर एक पार्ट का आंसर ना समझ आए, आप ना कर सको, तो क्या होता है कि अगला पार्ट भी स्टक हो जाता है। तो हमें कोर्स ये कहता है कि अगर आप एक पार्ट का आंसर नहीं कर पा रहे और वो अगले पार्ट में लिंक है, तो आप उसका आंसर कुछ भी कर दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी निकाल लो और उसको रखकर बाकी पार्ट सॉल्व कर दो। एग्जामिनर क्या करेगा कि वो गलत आंसर और जो पार्ट वन का गलत आंसर है उसको लेके चलेगा, आपके बाकी पार्ट्स चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग अगर बाकी पार्ट्स ठीक हैं तो बाकी पार्ट्स के पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसको ओ लेवल में कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ईसीएफ, एरर कैरिड फॉरवर्ड। अब ये वाली पूरी स्क्रीन कॉपी होगी।
सब लोग ये वाली स्क्रीन अपने नोट्स में कॉपी करेंगे? आज भी आ रहा है इसमें। ठीक है, अब आपने ये रूल समझ लिया। ऑन अ नीट गुड वर्किंग बीओडी कैन बी क्लेम। बीओडी का मतलब होता है बेनिफिट ऑफ डाउट। ये क्या चीज होती है? जब आप कोई गलती करते हैं, जैसे आप पेपर चेक कर रहे हो, क्लास के पेपर चेक कर रहे हो ना, तो एक अच्छा स्टूडेंट, व्हेनेवर इफ द स्टूडेंट मेक्स अ मिस्टेक, तो आप सोचते नहीं इससे ओवरलुक हुआ होगा, आप उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हो। इसी तरह अगर आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन है तो सीआई में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपने कोई गलती की तो वो उसको ओवरलुक कर देगा, उसके मार्क्स आपको कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। इसको कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
हाँ इब्राहिम, हम लोग फिजिकल भी साथ शुरू करेंगे, मतलब वही हाइब्रिड होगा। फिजिकल का मतलब हाइब्रिड ऑप्शन होंगे, दोनों ऑप्शन होंगे। तो इंशाल्लाह ये क्लासेस 2 in 1 हो जाएंगी। लेकिन अभी तो चूंकि मुझे जाहिर है कि कोविड का मसला अभी है, तो आई एम थिंकिंग कि इसको क्या करना है। लेकिन ये क्लासेस इंशाल्लाह ये भी हाइब्रिड हो जाएंगी। In theory answers, repetition is not allowed. Do not use words like or, that is to say, therefore. अब ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि जब तुम थ्योरी क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो तो तुम एक बात को बार बार रिपीट ना करो। कई लोग एक चीज को 2-3 मरतबा लिख देते हैं एक्सप्लेन करते करते। इसको एग्जामिनर्स पसंद नहीं करते। आप एक बात को रिपीट नहीं करेंगे, उसको एक्सपेंड नहीं करेंगे। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। जरा अभी तो ये सारे रूल डिस्कस होंगे जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे ना। तो देखो होता ये है कि बाजों का जब आंसर बच्चे लिख रहे होते हैं तो वो एक चीज को 2 मरतबा एक्सप्लेन कर देते हैं, उसी बात को फर्दर एक्सप्लेन करते जाते हैं। तो एग्जामिनर इसको पसंद नहीं करते कि आप एक चीज को एक्सटेंड करें। बहुत लंबे लंबे आंसर लिखने की जरूरत नहीं होती एक ही बात के लिए। नंबर ऑफ मार्क्स एलोकेटेड शोज द नंबर ऑफ आइडियाज। जब तुम पेपर में क्वेश्चन कर रहे होगे तो तुम याद रखो कि जो मार्क्स होते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि तुम सवाल का जवाब बहुत लंबा लिखो। जो मार्क्स होते हैं वो नंबर ऑफ आइडियाज को, जो मार्क्स होते हैं वो नंबर ऑफ आइडियाज को शो करते हैं। तो रूल नंबर 7 कॉपी होगा।
ग्रेटर द एक्सप्लिसिटी ऑफ अ थ्योरी क्वेश्चन ग्रेटर इज द लेवल ऑफ द आंसर। ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि जब तुम किसी सवाल को आंसर करो तो तुम्हारा आंसर बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिट होना चाहिए। जनरल आंसर्स जो होते हैं उनको सीआई अप्रिशिएट नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल वो पूछे कि टेम्परेचर कैसे मेजर करो, तो एक काम तो लिख देगा यूज अ थर्मोमीटर। लेकिन जो स्पेशल केस होता है, अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो बताते हैं कौन सा थर्मोमीटर। तो होता क्या है, एग्जामिनर्स कहते हैं कि आप किसी चीज को पूरा पूरा डिफाइन करो। तो अब ये वाला रूल भी नोट्स में कॉपी होगा। नहीं, अगर जरा एक्स्ट्रा पॉइंट्स रेलिवेंट है, अगर एक्स्ट्रा पॉइंट्स रेलिवेंट है तो बिल्कुल कंसीडर होंगे। लेकिन अगर एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप लिखते हैं और वो रेलिवेंट नहीं है तो फिर वो कंसीडर नहीं होंगे। ठीक है, अब ये वाला रूल कॉपी हुआ है। ठीक है, उसके बाद मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट। डू नॉट यूज प्योर केमिस्ट्री टर्म्स इन फिजिक्स। एक और इंपॉर्टेंट रूल है कि जब आप फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप ऐसी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल ना करें जो कि केमिस्ट्री में यूज होती हैं। जैसे डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, उनका फिजिक्स में नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये छोटे छोटे रूल्स हैं, हम जब काम शुरू करेंगे तो इनको डिस्कस करते रहेंगे, चीज इंप्रूव हो जाएगी। तो आप रूल नंबर 9 कॉपी करिएगा।
ठीक है, अब ये रूल नंबर 9 आ गया। अब आप आ जाओ रूल नंबर 10। इज नेवर suitable to write the question back in the answer script। होता है, हम लोग जब जूनियर क्लासेस में प्रिपरेशन करते हैं तो हम लिखते हैं, हम पहले पूरा क्वेश्चन वापस लिखते हैं और फिर उसके बाद बिकॉज लिख के फिर आंसर लिखना शुरू करते हैं। ये तरीका सूटेबल नहीं है। आप पूरा आंसर वापस ना लिखो, नेवर राइट द होल आंसर, नेवर राइट द होल क्वेश्चन, सॉरी। आप आंसर को डायरेक्ट शुरू कर सकते हो, लिमिटेड स्पेस होती है तो आप आंसर को डायरेक्ट लिख सकते हो। रूल नंबर 10 कॉपी होगा। सब कुछ लेना। 11th पॉइंट ये है कि इट इज बेटर कि आप एक्स्ट्रा लाइनें मत डालो। पेपर में क्या होता है, लिमिटेड स्पेस होती है, लाइनें दी हुई होती है, जरूरत पड़ जाए ठीक है डाल दो, लेकिन प्रेफरेबल यही है कि अगर उसने 2 लाइनें दी हैं तो आप अपना आंसर 2 लाइनों में कंप्लीट कर दो। अब ये भी नोट्स में कॉपी होगा, ये भी नोट सेक्शन में रजिस्टर के आखिर में जो आप फिजिक्स में लिख रहे हैं ये उसमें कॉपी होगा। एकदम आंखों में आंसू आ रहे हैं। Always try to link the question in your answer. Book style answers have least credit. ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तुम सवाल पढ़ो, अगर सवाल किसी सपोज करो एरोप्लेन के बारे में है तो एरोप्लेन को लिंक करो। बाज स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि उनकी मेमोरी बड़ी अच्छी होती है तो वो रट्टे हुए आंसर लिखते हैं हमेशा, तो उसमें ये होता है कि इंप्रेशन वीक होता है। कोशिश करो कि जब तुम आंसर लिखो तो आंसर में क्वेश्चन को जरूर लिंक करो। ये भी नोट्स में आएगा नंबर 12। नंबर 13, कंटिन्यूअस क्वेश्चन रीड पार्ट 2 बिफोर पार्ट 1। ये क्या होता है कि कभी कभी आप एक सवाल का आंसर कर रहे होते हैं और वो आप जल्दबाजी में या मेमोरी की वजह से जो पार्ट 2 में पूछ रहा होता है वो आप पार्ट 1 में लिख देते हैं, क्योंकि वही मसला मेमोरी होता है ना, हम लोग लिखते जा रहे होते हैं।
तो अगर आप ये करोगे तो इसका इंप्रेशन बड़ा वीक होगा। तो अगर आप पार्ट 1 को आंसर कर रहे हो, कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया, 5-6 पार्ट्स हैं, तो पार्ट 2 को आंसर करने से पहले, पार्ट 1 को आंसर करने से पहले पार्ट 2 को जरूर पढ़ लें, क्योंकि अगर उसमें कोई चीज पूछी है तो वो पार्ट 2 ही में आनी चाहिए। तो अब ये वाला रूल भी कॉपी होगा। ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग मिस्टेक्स का जनरली कोई मसला नहीं होता। कुछ लोग बिला वजह में इस पे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। अपनी ग्रामर वगैरह ठीक है, अच्छी होनी चाहिए, बट अगर इसकी कोई गलती हो, जैसे टीचर्स जो है वो अक्सर एक्स्ट्रा कॉमा लगवा देते हैं, मैं भी लगवाता हूँ, उससे ना आंसर का साइज कम हो जाता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स कॉमन कि अगर तुम इसको रखोगे तो इससे कोई नुकसान नहीं है। रूल नंबर 14, ये भी नोट्स में कॉपी होगा। उसके बाद देखो, यूनिट प्रीफिक्सेस, ये मैंने ग्रुप पे ही पोस्ट की हैं। ये सबको बहुत अच्छे से याद करनी है कि यूनिट प्रीफिक्सेस बहुत इस्तेमाल होती हैं फॉर्मूलाज में, कैलकुलेशंस में। जो यूनिट्स बड़ी करती हैं, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, और जो यूनिट्स छोटी कर देती हैं, मिली, माइक्रो, नैनो और पीको। अब ये वाली स्क्रीन, ये भी नोट्स में कॉपी होगी, और ये आपको मैथ्स में हेल्प करेगा, एडमैथ्स में हेल्प करेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ये जो यूनिट प्रीफिक्सेस हैं, ये आजकल सब जगह चाहिए, तो ये भी नोट्स में आएगा।
हमने कुछ रूल्स वगैरह डिस्कस कर लिए, जो प्राइमरी नॉलेज है वो डिस्कस कर ली। अब हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये एक चैप्टर है जो हमने सबसे पहले किया था, और इसके हम पास पेपर शुरू कर रहे हैं। अब आप में से जिन लोगों के पास पास पेपर बुक है, वो पास पेपर बुक निकाल लो। जून 2019 22/5 ये वाला ईयर नंबर डाल दो। ये वाला ईयर नंबर डाल दो। सब लोग ये वाला ईयर नंबर डाल दें। जून 19 पेपर 22, जून 19 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जिन लोगों ने ये ईयर नंबर निकाल लिया, ये वाला क्वेश्चन है और ये टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। कुछ लोगों ने मेरे साथ ये चैप्टर अभी रिवाइज भी करना है, और आई विल ट्राई कि इसी हफ्ते में इसकी रिवीजन क्लास भी हो जाए, या मैं उसका, अगर मुझे इसकी लेक्चर मिल जाता है रिकॉर्डेड, तो मैं उसका लिंक डाल दूं ताकि सब लोग इसको रिवाइज कर लो। ये पहला क्वेश्चन है जो हम रख रहे हैं। सब लोग पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। अगर आप क्वेश्चन अपने पास खोल लेते हो तब तो बेस्ट है, नहीं है तो फिर आप वो ऐप लगाई भी हो, मैंने कहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो। द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ अ मशीन यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग। मशीन का वैसे नाम है इलेक्ट्रो वेन digraph generator. Before the machine is switched on, the metal dome and ball are uncharged. When the machine is switched on, the metal dome becomes negatively charged. Explain how charging the dome causes the metal ball to become positively charged.
आपने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, कुछ को याद आया होगा, कुछ ने शायद अभी ये टॉपिक मेरे साथ नहीं किया। और जैसे मैंने कहा कि इंशाल्लाह हम इसकी रिवीजन क्लास रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए। तो अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब वो कह रहे हैं ये बताओ कैसे चार्ज होगा। आप इसको यहां से देखिएगा, जहां लिखा हुआ है बेल्ट, जहां बेल्ट लिखा हुआ है यहां से देखिए नेगेटिव ऊपर जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव आता जाएगा। इस नेगेटिव की वजह से सामने मेटल बॉल पे प्लस आएगा, क्योंकि जब नेगेटिव आता है तो सामने वाले ऑब्जेक्ट पे इंडक्शन की वजह से प्लस आता है। सामने की तरफ प्लस आएगा और माइनस आएगा। तो आपने अर्थिंग की हुई है, वायर कनेक्टिंग टू द अर्थ, तो अर्थिंग की हुई है, उसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ जाएंगे, इस रॉड के अंदर से होकर जमीन को चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो मेटल बॉल है, इससे क्या होगा कि जो मेटल बॉल है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मेटल बॉल पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो नीचे चला जाएगा, तो सिर्फ प्लस बचेगा। इसका आंसर देखिएगा, इसके आंसर में एग्जामिनर ने 2 मार्क्स दिए हुए, 2 मार्क का क्वेश्चन है। पहले आप इसका आंसर लिख लो, जो लोग लिखना चाह रहे हो, जिनके पास पास पेपर हो, तो आप लिखोगे कि व्हेन द बेल्ट इज व्हेन द बेल्ट इज रनिंग when the belt is running, negative charge spread over. When the belt is running, when the belt is running, negative charge is, नहीं मेटल बॉल पे सुशिता, मेटल मेटल बॉल पे सिर्फ प्लस नहीं आएगा। अगर आपने ये चैप्टर अटेंड किया है तो मेटल बॉल पे प्लस माइनस दोनों आएंगे, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जो मेटल बॉल है उस पर दोनों आएंगे, सिर्फ जो है सिर्फ नेगेटिव नहीं सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव में से कोई एक नहीं होगा, बल्कि दोनों होंगे। लेकिन जो बात एक बात ने पूछी है, देखो मेटल बॉल पे प्लस और माइनस दोनों आएंगे, माइनस के इलेक्ट्रॉन जमीन को चले जाएंगे। तो लिखिएगा कि व्हेन द बेल्ट इज रनिंग, व्हेन द बेल्ट इज रनिंग, electrostatic induction occurs at the metal ball. Electrostatic induction occurs on the metal ball because the doom is negatively charged. Because the doom is negatively charged. Because the doom is negatively charged, इसी में आगे लिखिएगा कि due to earthing, due to earthing, due to earthing, free electron goes to the earth. Due to earthing, free electrons transfer to the earth. Transfer to the earth. Hence, metal ball becomes positively charged. Hence, metal ball is positively charged.
ठीक है, हमने ये आइडिया डेवलप कर लिया। ये बेसिकली थोड़ा और बेहतर होगा, मुझे इस हफ्ते में इसकी एक क्लास रखनी है इंशाल्लाह। ये टॉपिक कुछ लोगों ने मेरे साथ किया हुआ है, कुछ ने किया हुआ नहीं है, और ये बेहतर होगा कि इसकी रिवीजन करा ली जाए। मैंने इसकी पिक्चर दिखाई भी है, लेकिन पास पेपर के लिए सबसे जरूरी चीज है कि सबके पास ईयरली पास पेपर हो, ताकि वो उस पर लिख सकें, क्योंकि इस पे स्पेस होती है ना, देखो ये वाली स्पेस। अगर स्पेस में आप खुद मेरे साथ लिखोगे तो प्रैक्टिस होगी, और फिर आपके पास अभी टाइम है 6-7 महीने, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो तो ये परफेक्शन पे आता है। तो अभी आप ये करो कि आप आज का काम यहीं तक छोड़ दो। हम इसको अगली क्लास में इंशाल्लाह, अब हम इसको अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज का काम यहीं तक है और हम इसको फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।